हेलो एवरीवन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर हमारा बना है पीएन जंक्शन से ही बना है। अब हमने क्या करना है, दो पीएन जंक्शन को अटैच करना है। ठीक है, कैसे अटैच करेंगे, जैसे ये है, ये दो पी की लेयर्स है, उसके बीच में आपने क्या रखना है, एक एन की लेयर को सैंडविच कर देना है। ठीक है, ये हो जाएगा। और या फिर आप यहाँ पे एन रख दो, यहाँ पे पी भी रख सकते हो। एक कुछ ऐसे भी हो सकता है, एन पी एन। तो हमारे पास टू टाइप्स के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर को हम समटाइम्स बाइपोलर भी बोल देते हैं। ठीक है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसे बाइपोलर क्यों बोला जाता है? बाइपोलर का मतलब होता है कि जो करंट फ्लो होगा वो होल्स की वजह से भी होगा और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी होगा। ठीक है, यहाँ पे चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। एक ही टाइम पे जो करंट फ्लो होगा वो होल्स की वजह से भी होगा और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी होगा, तभी इसको क्या बोला जाता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर में हमारे पास क्या होती है, दो जंक्शंस होती हैं, एक जंक्शन ये है और एक जंक्शन ये है। इसमें भी हमारे पास क्या है, दो जंक्शन बनी हुई है। ठीक है, अब जैसे ही हम एक पी और एक एन टाइप मटीरियल को कंबाइन करते हैं तब हमारे पास क्या बनता है, एक डिप्लीशन लेयर बनती है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर बनती है, यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर बन जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी बनी होती है। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी डिप्लीशन लेयर बनी होगी। ये क्या है हमारे पास, डिप्लीशन लेयर। अब हमने यहाँ पे डोपिंग कैसे करनी है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास तीन रीजन है। ठीक है, इसमें भी हमारे पास तीन रीजन है। अब इस रीजन को हम बोलते हैं एमिटर, ये है हमारे पास एमिटर, और ये है हमारे पास बेस, और ये है हमारे पास कलेक्टर। तो ट्रांजिस्टर में हमारे पास तीन रीजन होते हैं, एक होता है एमिटर, एक होता है बेस और एक होता है कलेक्टर। सिमिलरली इसमें भी होगा, ये कौन सा होगा, एमिटर, ये बेस, और ये क्या हो जाएगा, कलेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ट्रांजिस्टर में हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं अभी तक कि हमारे पास टू टाइप्स के ट्रांजिस्टर होते हैं, एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर। और एक ट्रांजिस्टर में हमारे पास तीन रीजन होते हैं, एमिटर, बेस और कलेक्टर। अब हमारे पास अगर हम डोपिंग लेवल की बात करें, अगर हम डोपिंग की बात करें, हमारे पास एमिटर की डोपिंग सबसे ज़्यादा होती है, एमिटर की डोपिंग सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारे पास होगी उसके बाद होगी डोपिंग कलेक्टर की, उसके बाद होती है हमारे पास बेस की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डोपिंग एमिटर की सबसे ज़्यादा होती है, फिर कलेक्टर की होती है और फिर बेस की होती है। इसका क्या मतलब होता है कि एमिटर हमारा हैवीली डोप होगा, फिर उसके बाद इसकी डोपिंग होगी, फिर सबसे इन बिटवीन बोल सकते हैं। ठीक है, मॉडरेट सी डोपिंग किसकी होगी, हमारे पास इसकी होगी। ठीक है, अब हमारे पास हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, ये हैवीली डोप है, ये हमारे पास लाइटली डोप है और ये मॉडरेट डोपिंग बोल सकते हैं इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास, अब हमें इसकी वर्किंग देखनी है। ठीक है, वर्किंग देखने से पहले अब हमने इसको कनेक्ट करना है। ठीक है, ये हमारे पास है पी एन पी। ठीक है, अब हमने जो एमिटर बेस होता है, इसको हमने ऑलवेज फॉरवर्ड बायस करना है। तो फॉरवर्ड बायस कैसे करेंगे, पी को कनेक्ट कर दो पॉजिटिव के साथ और एन को कनेक्ट कर दो नेगेटिव के साथ। ठीक है,
ये हमारा अमिटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। अमिटर बेस जंक्शन को हमने ऑलवेज फॉरवर्ड बायस रखना होता है, इसको हमने फॉरवर्ड बायस रखना होता है। और इस बैटरी को हम क्या नेम देते हैं, VBB, ठीक है, या फिर EBV दे देते हैं, हम इसको यही रखते हैं, ठीक है, VBB, या फिर आप इसको EEB लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है कि आप इसको क्या नेम दे रहे हो, ठीक है। अब हमने जो बेस अमिटर टर्मिनल होता है इसको हमने रखना होता है ऑलवेज रिवर्स बायस। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो रिवर्स बायस करना है तो पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, इसको VCC बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिवर्स बायस होता है। तो पहली हमारी कंडीशन क्या है ट्रांजिस्टर बनाने के लिए, कि ये फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और ये रिवर्स बायस होना चाहिए। सिमिलरली हम इसके लिए भी बना सकते हैं। NPN, ये अमिटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। तो इसको हमने करना है फॉरवर्ड बायस और इसको हमने करना है रिवर्स बायस। तो N को कनेक्ट करेंगे नेगेटिव के साथ, ठीक है, इसको हम VB लिख देते हैं। और इसको करना है रिवर्स बायस। जब भी आपने रिवर्स बायस करना हो तो ऑलवेज ध्यान रखना कि कलेक्टर टर्मिनल को देखा करो, ठीक है, कि पॉजिटिव कनेक्ट है नेगेटिव के साथ, तो ये हमारा क्या है, रिवर्स बायस है। कनेक्शन लगाने हैं जब बैटरी के तो ऑलवेज यहाँ से लगाया करो, पहले कलेक्टर को कनेक्ट किया करो, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे N को कनेक्ट करोगे पॉजिटिव के साथ, ये हो जाएगा VCC, ठीक है। तो हमारे पास ये कनेक्शन है हमारे पास ट्रांजिस्टर की। तो हमारे पास ये है इसकी वर्किंग, ठीक है, वर्किंग बोल रही हूँ, ये सिर्फ इसकी कंस्ट्रक्शन है कि हम कनेक्शन कैसे लगाते हैं और इसमें डोपिंग कैसे रखते हैं। अब हमने करनी है इसकी वर्किंग, ठीक है। तो वर्किंग से पहले अगर हम यहाँ पे देखें, हमने एक रीजन को क्या करना होता है, कॉमन रखना होता है, एक रीजन को हमने कॉमन रखना होता है। तो इस यहाँ पे क्या है, बेस यहाँ पे भी इस बैटरी के साथ भी कनेक्ट है और इस बैटरी के साथ भी कनेक्ट है। सिमिलरली यहाँ पे है जो ये हमारा बेस रीजन है, ये इस बैटरी के साथ भी कनेक्ट है और इस बैटरी के साथ भी कनेक्ट है। तो ये हमारा कॉमन है, ठीक है, यहाँ पे बेस कॉमन है और यहाँ पे भी बेस कॉमन है। हम इसको हम बोल सकते हैं इनपुट, ठीक है, इसको हम इनपुट बोलते हैं और इसको हम आउटपुट बोलते हैं। तो हमारे पास बेस टर्मिनल इनपुट और आउटपुट में कॉमन टर्मिनल है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो बेस टर्मिनल इनपुट और आउटपुट दोनों में क्या है, कॉमन टर्मिनल है। तो यहाँ से हम कोई भी टर्मिनल कॉमन कर सकते हैं। हम अमिटर टर्मिनल भी कॉमन कर सकते हैं, हम कलेक्टर टर्मिनल भी कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे, अब अगर हम इसका क्या बनाएं, एक सिंबल बनाएं, ठीक है। ट्रांजिस्टर का सिंबल होता है ये, जैसे हमारे पास डायोड का सिंबल ये होता है, ठीक है। अब हम ट्रांजिस्टर का सिंबल देखते हैं वर्किंग करने से पहले कि ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। अब जहाँ पे भी ये लाइन है इसका मतलब आपने क्या बनाया है, बेस बनाया है, फिर ये अमीटर होगा, ये कलेक्टर होगा। अब ये दोनों टर्मिनल आपके सेम लग रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कलेक्टर भी लिख सकती हूँ और यहाँ पे अमीटर भी लिख सकती हूँ। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एरो लगा देते हैं, ठीक है। अगर आप बना रहे हो NPN, अगर हम बना रहे हैं NPN, तो करंट कहाँ से कहाँ जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पे एक एरो लगा देना, तो आपको एरो से पता चलेगा कि ये टर्मिनल कलेक्टर है कि
हमारे पास अमीटर है, तो जिसमें भी एरो लगा है मीन्स वो अमीटर टर्मिनल है, ठीक है। अगर ये इसको हम, अब देखो ये हमारे पास यहाँ पे सर्किट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई बैटरीज वगैरह अटैच नहीं कर रही हूँ, ये इनपुट सर्किट है और ये आउटपुट सर्किट है। तो देखो इनपुट और आउटपुट के बीच में कौन सा टर्मिनल कॉमन है, बेस टर्मिनल कॉमन है, ठीक है। इनपुट में भी है और आउटपुट में भी है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, ठीक है, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। और अगर ये पीएनपी होता, अगर ये हमारे पास पीएनपी, अब देखो एरो लगाना है, ठीक है। ये हमारे पास बेस है, ये कलेक्टर अमीटर है ये, और ये कलेक्टर है। करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है तो ये एरो ऐसे लगेगा, ठीक है। ये हमारा इनपुट हो गया और ये आउटपुट का सर्किट हो जाएगा, इनपुट का और ये आउटपुट का सर्किट हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, बेस कॉमन है इनपुट और आउटपुट के बीच में, तो ये भी हमारा क्या है, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब ये कॉमन बेस है, अगर हमने कॉमन अमीटर बनाना हो, कॉमन अमीटर के लिए देखो कुछ ऐसा बनेगा डायग्राम, ठीक है। एरो तो हम देख के लगाएंगे कि किसकी तरफ लगेगा। अब देखो ये हमारा बेस है, ये कलेक्टर है, ये अमीटर है। अगर हम एन यूज़ कर रहे हैं तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो एरो इस डायरेक्शन में होगा। ये हमारा इनपुट सर्किट हो जाएगा और ये हमारा आउटपुट सर्किट हो जाएगा, इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो देखो इनपुट और आउटपुट के बीच में कौन सा टर्मिनल कॉमन है, ये अमीटर वाला टर्मिनल कॉमन है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन अमीटर ट्रांजिस्टर, कॉमन अमीटर ट्रांजिस्टर, ठीक है। थर्ड रहता है अगर हम कलेक्टर को कॉमन कर दें, ठीक है। तो हम कलेक्टर को कैसे कॉमन करेंगे, इसका डायग्राम बनाते हैं पहले। यहाँ पे देखो ये अगर हमने कॉमन कलेक्टर बनाना है, कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम जो आउटपुट लेंगे, ठीक है, हम पहले ले रहे थे आउटपुट कलेक्टर के अक्रॉस लेंगे, ठीक है। हम जब प्रॉपर इसकी सर्किट डायग्राम बनाएंगे वहाँ से पता चलेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये हमारा इनपुट है, ठीक है, ये हमारा आउटपुट है। अगर हम आउटपुट इसके क्रॉस लें, ठीक है, आउटपुट इसके क्रॉस लें तो हमारा जो कलेक्टर टर्मिनल है वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। आप इसको ऐसा भी मान सकते हो, ठीक है, आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे लगा लो कलेक्टर और यहाँ पे लगा लो अमीटर, तो ये बन जाएगा आपके पास, ठीक है। ये इनपुट है और ये हो जाएगा आउटपुट। तो आपके पास देखो इनपुट और आउटपुट में कौन सा टर्मिनल कॉमन है, कलेक्टर टर्मिनल कॉमन है, तो ये क्या है, कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर। तो हमारे पास 3 टाइप के ट्रांजिस्टर हो सकते हैं, इसको CV भी बोलते हैं, ठीक है, कॉमन बेस, फिर इसको हम CE भी बोल सकते हैं और इसको हम CC भी बोल सकते हैं। CE मीन्स कॉमन अमीटर और CC मीन्स कॉमन कलेक्टर, ठीक है। अब जो आप मोस्टली सर्किट्स में देखोगे वो यूज़ होता है कॉमन अमीटर ट्रांजिस्टर, ठीक है। कॉमन अमीटर ट्रांजिस्टर ही मोस्टली यूज़ होता है हमारे पास, किसी भी सर्किट में देखेंगे, ठीक है। वो आगे करेंगे कि कॉमन अमीटर ही हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसकी हम पहले देखते हैं कि वर्किंग कैसे होती है।
वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम कॉमन बेस के लिए करेंगे। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, हम यहाँ पे PNP, ठीक है। अब कोई भी ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे NPN की वर्किंग भी खुद से बना के देख सकते हो। मैं आपको NPNP की बता रही हूँ। ये हमारे पास एमिटर टर्मिनल है, ये कलेक्टर है, और ये बेस है, और ये आपके पास कलेक्टर टर्मिनल है। अब यहाँ पे हमारे पास इस दोनों टर्मिनल को आपने क्या करना है, फॉरवर्ड बाइस करना है। तो पॉजिटिव को कनेक्ट कर दो पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। तो ये फॉरवर्ड बाइस हो गया। इसको हम क्या नेम दे देते हैं, VB का। फिर यहाँ पे पॉजिटिव को कनेक्ट कर दो, क्योंकि ये हमने फॉरवर्ड बाइस बनाना है, ठीक है। ये हमने फॉरवर्ड बाइस बनाना है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करो। इसे हमने बनाना है रिवर्स बाइस, तो पॉजिटिव को कनेक्ट करो नेगेटिव के साथ। तो हमारे पास ये ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। इस बैटरी को हम VCC लिखते हैं। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास होता क्या है, होल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। होल्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और कुछ के इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। N में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं मेजॉरिटी में, और कुछ होल्स भी प्रेजेंट होते हैं। और P टाइप में फिर से होल्स ज़्यादा होते हैं अब इसका साइज़ भी देख लो। सबसे ज़्यादा साइज़ होता है कलेक्टर का, फिर एमिटर का, फिर होता है बेस का, ठीक है। अगर हम साइज़ की बात करें तो साइज़ पहले किसका ज़्यादा होगा, कलेक्टर का, फिर साइज़ ज़्यादा होगा एमिटर का, फिर होगा साइज़ बेस का, ठीक है। आपको डायग्राम से ही पता चल रहा है, पहले इसका साइज़ ज़्यादा है, फिर इसका, फिर इसका, ठीक है। अब हमारे पास ये बना दिया। अब हमारे पास एक यहाँ पे डिप्लीशन लेयर बनती है, ठीक है। यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर बनी होती है, सिमिलरली यहाँ पे भी एक डिप्लीशन लेयर बनी होती है, ठीक है। अब हमने इस जंक्शन को क्या किया हुआ है, फॉरवर्ड बाइस किया हुआ है, तो पॉजिटिव कनेक्ट हुआ है पॉजिटिव के साथ। तो ये होल्स को क्या करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो ये पॉजिटिव इन होल्स को रिपेल करेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करते हुए डिप्लीशन लेयर को कम करते हुए जाएंगे। तो फॉरवर्ड बाइस में हमारे पास क्या होता है, डिप्लीशन लेयर डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, और एक पॉइंट पे हमारे पास डिप्लीशन लेयर ख़त्म भी हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहले ये हमारे पास इनपुट था, ये आउटपुट है। अब हमने दो करने हैं, ठीक है, दो करेक्टरिस्टिक्स करनी है। करेक्टरिस्टिक्स मीन्स वोल्टेज और करंट में हमने ग्राफ बनाना है। अगर हम इनपुट करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ठीक है, इनपुट उस तरफ ही बना लेते हैं इसको, इनपुट करेक्टरिस्टिक्स। तो इनपुट करेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा, इस तरफ वोल्टेज रखनी है, ठीक है, इस तरफ करंट रखना है। अब यहाँ पे देखो, वोल्टेज इनपुट में कौन सी बैटरी है, VB है, तो ये हो जाएगा। और इनपुट में करंट कौन सा है, ठीक है, इनपुट में हमारे पास करंट कौन सा है, ये IB करंट ही फ्लो करेगा, ठीक है, IB करंट ही बोल सकते हैं हम इसको। हम वैसे ये कौन सा बनाया है हमने, ये हमने बनाया है कॉमन बेस, तो यहाँ पे लिखो CB, ठीक है। अगर हम CB की थोड़ा सा सर्किट डायग्राम देखें तो हमने ऐसे बनाया था कुछ, ठीक है, ये इस तरफ जा रहा था। अगर ये
ये था, ठीक है। तो देखो इनपुट में आपके पास कौन सा करंट होगा, इनपुट में आपके पास IE करंट आएगा, ठीक है। इनपुट में आपके पास कौन सा करंट आएगा, IE करंट आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, IE करंट लेते हैं, क्योंकि इनपुट में ऐसे ही करंट जाएगा आपके पास, ठीक है। और अब देखो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मीन सिर्फ आपने इनपुट की बात करनी है, आउटपुट को नहीं देखना है। बट अगर आप देखोगे इस नेगेटिव टर्मिनल ने किसको खींचना है, ठीक है, किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये हमारे पास जो होल्स हैं, ठीक है, जो ये होल्स आ रहे हैं, क्योंकि फॉरवर्ड बाइसिंग की है तो ये होल्स को ये खींचेगा नेगेटिव टर्मिनल और इलेक्ट्रॉन्स को ये खींचेगा। ऐसा ही होता है फॉरवर्ड बाइस में। तो ये होल्स को इस बैटरी ने खींचना है, बट इस तरफ भी एक नेगेटिव टर्मिनल है तो ये होल्स को ये वाली बैटरी भी तो खींच सकती है, ठीक है। अगर हमने सिर्फ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है तो ये एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकती है, ठीक है। ये वाली बैटरी एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकती है, क्योंकि हमने जो बैटरीज की स्ट्रेंथ भी ऐसे रखी है, इसकी स्ट्रेंथ कम है और इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो वो होल्स हैं, ठीक है, वो इस वाली बैटरी की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो कोई डिस्टरबेंस ना हो, हम क्या करते हैं, इसको कांस्टेंट रख के चलते हैं, ठीक है। हम VCC को कांस्टेंट रख के इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे, ठीक है, तभी आपको प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलेंगी। अगर ये थोड़ी सी भी इंक्रीज डिक्रीज होती रही तो आपको ये प्रॉपर नहीं पता चलेगी, ठीक है। तो जब भी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है तो VCC को कांस्टेंट रखना। क्यों कांस्टेंट रख रहे हैं, ताकि आउटपुट से कोई हमारे पास डिस्टरबेंस ना हो। तो हमारे पास इनपुट में दो ही चीज़ें हैं, एक IE है और एक क्या है, VB है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये क्या है, फॉरवर्ड बायस है और एक ये PN जंक्शन ही तो लगा हुआ है। तो फॉरवर्ड बायस में हमारे पास कैसी होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, इस तरफ वोल्टेज है, इस तरफ करंट है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में एक क्या लगा हुआ है, जब हमने ये बैटरी को ऑन नहीं किया है, हमने कोई बाइसिंग प्रोवाइड नहीं की है। बाइसिंग मीन्स कोई एक्सटर्नल सोर्स लगा दिया, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स क्या लगाया है, ये बैटरी लगाई है, ठीक है। अब हमने इस बैटरी को अभी ऑन नहीं किया है तो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर है, तो ये वाले होल्स इस तरफ नहीं जा सकते और ये वाले इलेक्ट्रॉन इस तरफ नहीं जा सकते। तो करंट हमारा ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि करंट कब होगा, अगर हमारे चार्जेस फ्लो करेंगे। तो चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते इस डिप्लीशन लेयर की वजह से, इसलिए हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जैसे ही आपने क्या की, बैटरी ऑन की, ठीक है, जैसे ही बैटरी ऑन की तो हमारे पास धीरे धीरे ये डिप्लीशन लेयर कम होनी स्टार्ट हो गई। डिप्लीशन लेयर कम होने का क्या मतलब है, अगर हम इसको थोड़ा सा क्लियर बनाएं, ये N है, ये यहाँ पे होल्स हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं और कुछ होल्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे होल्स हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो यहाँ पे जब डिप्लीशन लेयर बनी, हम सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में कर चुके हैं कि ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके साथ रिकम्बाइन होगा। अब पूरे ये वाला पूरे का पूरा रीजन क्या होता है, न्यूट्रल। ऐसे ही ये भी न्यूट्रल, ऐसे ही ये भी न्यूट्रल। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला जाएगा तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया है, ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन लूँ तो मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव। तो एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, तो क्या डेवलप हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। सिमिलरली अगर हम इस टर्मिनल की तरफ देखें, ठीक है, होल्स इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जंप करेंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव और इसमें गया है तो नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, होल्स कहाँ से कहाँ जाते हैं,
पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं, होल्स हमारे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे, मीन्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाते हैं, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं। तो होल्स ने जाना था अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो होल्स इस तरफ नहीं जा सकते। ऐसे ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, जो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उसने क्या क्या कहाँ जाना होता है, ठीक है, उसने ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड जाना होता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। अगर इस तरफ होती तो ये होल्स जा सकते थे, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ना तो इस होल्स को सपोर्ट कर रही है और ना ही इस इलेक्ट्रॉन्स को सपोर्ट कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने की वजह से हमारे पास करंट का फ्लो रुक जाता है, ठीक है, जो चार्ज कैरियर का फ्लो रुक जाता है। अब हमारे पास ये एक ऐसा बोल सकते हो आप पोटेंशियल बैरियर सा बन जाता है। इस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल है और इस तरफ नेगेटिव पोटेंशियल है। तो इतने पोटेंशियल होने की वजह से अब हमारे चार्जेस मूव नहीं कर सकते। जैसे ही हमने बैटरी अप्लाई की, हमने क्या किया है, पॉजिटिव को कनेक्ट किया है। देखो इस तरफ नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव टर्मिनल पे हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है, और पॉजिटिव टर्मिनल पे ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव दिया है, तो इसको हमने पॉजिटिव के साथ अटैच कर दिया, इसको नेगेटिव के साथ अटैच कर दिया। तो ये हमारा थोड़ा सा अप जाना स्टार्ट हो जाएगा, ये डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब तक ये पोटेंशियल बैरियर नहीं ब्रेक होगा तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। जब तक ये बैरियर ब्रेक नहीं होगा तब तक हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, ये है हमारे पास, ये P है, ये N है, इस तरफ कुछ ऐसा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना है, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इसको हमने पॉजिटिव के साथ, इसको नेगेटिव के साथ अटैच किया है, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव को अटैच किया है इस नेगेटिव के साथ, नेगेटिव को अटैच किया है इस पॉजिटिव के साथ। तो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल थोड़ा सा ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा और पॉजिटिव टर्मिनल नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे हमारा पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि डिप्लीशन लेयर कम होनी स्टार्ट हो गई है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये पोटेंशियल बैरियर सेम हो जाएगा दोनों तरफ, ठीक है। जब ये सेम होगा तब आपके पास चार्जेस फ्लो करने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे इतनी वोल्टेज की बैरियर नहीं ब्रेक हुआ, ठीक है। अब इस पॉइंट पे जाके आपका बैरियर ब्रेक हुआ तो करंट ऐसे फ्लो कर जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज, नी वोल्टेज। ये हम पीएन जंक्शन वाले चैप्टर में भी कर चुके हैं, ठीक है। तो जब तक आपकी वोल्टेज जो नी वोल्टेज से कम होगी तब तक करंट ज़ीरो रहेगा। क्यों ज़ीरो रहेगा, क्योंकि बैरियर ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। अगर होल्स ने इस तरफ जाना है, इलेक्ट्रॉन ने इस तरफ जाना है, तो हमारा पोटेंशियल सेम होना चाहिए, ठीक है। ये बैरियर हमारा नहीं होना चाहिए, तब करंट फ्लो करेगा। नी वोल्टेज से ऊपर देखोगे तो हमारे पास डिप्लीशन लेयर ब्रेक हो चुकी है, तो हमारा करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है, ये सेम है जो हमने फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की थी, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की थी, ठीक है। अब हमने करनी है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ठीक है। अब उससे पहले यहाँ पे देखो हमने VCC को कांस्टेंट रखा था, ठीक है। VCC को हमने क्या रखा था, कांस्टेंट रखा था। अब यहाँ से सपोज कर लो VCC हमारी वैल्यू 2 वोल्ट है, ठीक है। VCC की वैल्यू 2 वोल्ट थी, तब ये हमारे पास पीक बनी है। अब जैसे ही हम इस बैटरी को इंक्रीज़ करेंगे, इस बैटरी की वोल्टेज को इंक्रीज़ करने का क्या मतलब है, इस बैटरी ने इस जंक्शन को क्या किया हुआ है, रिवर्स बाइस किया हुआ है। अगर रिवर्स बाइस किया हुआ है तो जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज़ करोगे ये डिप्लीशन लेयर इंक्रीज़ होगी, ठीक है। ये डिप्लीशन लेयर क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अगर डिप्लीशन लेयर इंक्रीज़ होगी तो हमारे पास करंट का फ्लो क्या हो सकता है, कम हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको कैसे बना सकते हैं,
ये एमिटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास होल्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे फिर से होल्स हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इस टर्मिनल को ये पॉजिटिव के साथ, ये नेगेटिव के साथ, ठीक है, और ये हमारा नेगेटिव के साथ, ये पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव और ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे देखो, ये हमारे पास क्या करेंगे, ये यहाँ से पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा। तो जैसे ही ये दोनों क्रॉस होंगे, ठीक है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस होल में, ठीक है, इस होल के साथ रिकम्बाइन हो सकता है। तो हमारे पास क्या होगा, अगर ये होल के साथ रिकम्बाइन कर गया तो हमारे पास रिकॉम्बिनेशन हो जाएगी। रिकॉम्बिनेशन का क्या मतलब है कि ये न्यूट्रल बन जाएगा, ठीक है। ये होल बना कैसे था, होल बना था कि किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। एक एटम है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको हम पॉजिटिव चार्ज ऐसे डिनोट करते हैं। एक एटम है, पॉजिटिव चार्ज क्यों लगाया है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। जब ये इस दोनों कंबाइन होंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो यहाँ से चला गया, फिर ये यहाँ से चला जाएगा, तो ये दोनों क्या बन गए, न्यूट्रल लाइन बन गए, मीन्स इमोबाइल आयंस बन गए हैं, ठीक है। ये क्या बन गए हैं, इमोबाइल आयंस बन गए हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, अगर रिकॉम्बिनेशन होती है, ठीक है, अगर रिकॉम्बिनेशन होती है तो हमारे पास करंट कम हो जाता है, ठीक है। अगर रिकॉम्बिनेशन होगी तो हमारे पास करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये रिकॉम्बिनेशन होगी किस रीज़न में, इस बेस रीज़न में होगी, क्योंकि इस पॉजिटिव टर्मिनल ने क्या करना है, इन होल्स को रिपेल करना है, तो वो इस तरफ आएंगे, ठीक है, वो इस तरफ आएंगे। और इलेक्ट्रॉन्स ने इस तरफ जाना है, इसने इस तरफ जाना है और इलेक्ट्रॉन्स ने इस तरफ आना है। तो हमारे पास जो रिकॉम्बिनेशन है वो इस रीज़न में होगी, ठीक है। अब हमारे पास जैसे ही हमने VCC को इंक्रीज़ किया, सपोज कर लो मैंने 6 वोल्ट कर दिया, ठीक है। 6 वोल्ट करने का क्या मतलब है, मैंने ये रिवर्स बाइसिंग इंक्रीज़ की है। अब डिप्लीशन लेयर आपकी इतनी हो गई है, ठीक है। अब डिप्लीशन लेयर आपकी इंक्रीज़ हो गई है, क्योंकि रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, डिप्लीशन लेयर इंक्रीज़ होती है, तो इंक्रीज़ हो गई। तो इस डिप्लीशन लेयर इंक्रीज़ होने की वजह से आपके पास क्या होगा, यहाँ पे बेस का एरिया कम हो रहा है, ठीक है, बेस का एरिया कम हो रहा है। अगर बेस का एरिया कम होगा तो जितना बेस का एरिया कम होगा उतनी रिकॉम्बिनेशन क्या होगी, कम होगी। तो रिकॉम्बिनेशन जितनी कम होगी उतना हमारा करंट फ्लो करेगा, ठीक है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन की वजह से करंट डिक्रीज होता है, ठीक है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन ने तो न्यूट्रल आयंस बना देने हैं। तो न्यूट्रल आयंस को कौन खींचेगा, ना तो पॉजिटिव टर्मिनल खींचेगा ना ही नेगेटिव टर्मिनल खींचेगा, तो करंट कहाँ से फ्लो होगा। तो जितनी रिकॉम्बिनेशन कम होगी उतना हमारे पास करंट कम, जितनी रिकॉम्बिनेशन कम होगी उतना करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग इंक्रीज़ करते हैं तो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर इंक्रीज़ होती है। अगर डिप्लीशन लेयर इंक्रीज़ होगी, बेस का एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। रिवर्स बाइसिंग आपने इंक्रीज़ की तो आपके पास डिप्लीशन लेयर क्या हुई, डिप्लीशन लेयर इंक्रीज़ हुई। इसका क्या मतलब है, जो बेस है, ठीक है, उसका एरिया आपके पास कम हुआ। अगर बेस का एरिया कम हुआ तो रिकॉम्बिनेशन जो होनी थी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपके पास करंट इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। देखो रिवर्स बाइसिंग इंक्रीज़ की है बट आपका करंट ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको आप क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, अर्ली इफ़ेक्ट। इस इफ़ेक्ट को हम क्या बोलते हैं, अर्ली इफ़ेक्ट।
पूरे का पूरा जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है इस अर्ली इफेक्ट पे बेस होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, अब हमने अगर VCC को इंक्रीज़ किया है तो हमारा IE ये जो करंट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन कम हो रही है। तो ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। ये VCC जब 6 वोल्ट है, ठीक है, इंक्रीज़ करते जाओगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा इनपुट का करंट। तो ये याद रखना, ये मोस्टली एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अर्ली इफेक्ट क्या होता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, बेस रीजन मॉड्यूलेशन, ठीक है, बेस रीजन मॉड्यूलेशन होती है इसकी, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, अर्ली इफेक्ट। तो ये थी अब हमारी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम करते हैं इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर ली हैं, अब हमने करनी है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या करेंगे, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स हमने अब इसको देखना है, आउटपुट को, इनपुट को हमने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो आउटपुट में हमने पहले हमने इनपुट में ये वाली बैटरी ली थी, अब हम लेंगे ये वाली बैटरी VCC, ठीक है। अब यहाँ पे हम कौन सा करंट लेंगे, आउटपुट में हमारे पास कलेक्टर करंट होगा, ठीक है। यहाँ से हम करंट की डायरेक्शन भी देख सकते हैं। कैसे देखोगे, यहाँ से देखो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है तो यहाँ से जाएगा, ये अमीटर है तो IE करंट, ठीक है। ये निकलेगा कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ऐसे करंट फ्लो करेगा हमारे पास, ये ऐसे करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा IB, क्योंकि बेस टर्मिनल से निकल रहा है तो IB। अब करंट इस वाली बैटरी से देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा तो ऐसे IC करंट जाएगा। अब देखो अगर हम करंट लॉ यूज़ करें, IE करंट ये एंटर कर रहा है और ये दोनों करंट बाहर लीव कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से एक इक्वेशन लिख सकती हूँ कि IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, ठीक है। IE करंट एंटर कर रहा है और हमारे पास IC और IB क्या कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये मोस्टली हमारे पास क्या है, यूज़ हो जाती है, ठीक है। अब हमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनानी है। इनपुट में हमने IE लिया था, आउटपुट में क्या लेंगे, IC लेंगे, ठीक है, IC। अब देखो जैसे जैसे हमारे पास, अब हमने अगर आउटपुट बनानी है तो अब इनपुट की कोई डिस्टरबेंस ना हो तो हम क्या करेंगे, इनपुट को कांस्टेंट करेंगे, ठीक है। इनपुट को कांस्टेंट करने का क्या मतलब है कि हम जो करंट आ रहा है, क्योंकि IB कॉमन बेस कर रहे हैं, ये जो IB बेस करंट है वो इनपुट में भी है और आउटपुट में भी है, तो हम क्या करेंगे, बेस करंट को कांस्टेंट करेंगे। पहले हम मान लेते हैं IB की वैल्यू 2 है, ठीक है, IB की वैल्यू 2 है। अब देखो करंट जाएगा कैसे, ठीक है, करंट ने जाना कैसे है, ये नेगेटिव टर्मिनल ने किसको खींचना है, ये नेगेटिव टर्मिनल ने इन होल्स को खींचना है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे ये होल्स ने ऐसे जाना है, ठीक है। अगर कलेक्टर करंट को आपने देखना है, ये IC है, ये IE है और ये IB है। अगर आपने क्या करना है, ये होल्स को इस नेगेटिव टर्मिनल ने खींचना है, ठीक है। तो अगर इसने खींचना है, अब होल्स, ठीक है, हम बोल देते हैं कि होल्स मूव कर रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या होल्स मूव करते हैं, नहीं मूव करते। हमारे पास देखो ऐसे कुछ होल्स हैं, ठीक है, ऐसे कुछ होल्स बने हुए हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको खाली होल दिखा, इसमें जंप कर गया, फिर क्या करेगा, ये ऐसे जंप करता रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐसे हमारे पास क्या है, जंप करता रहता है। और
मूवमेंट इलेक्ट्रॉन की होती है, बट ये किसकी वजह से हो रही है? अगर कोई होल फ्री ना होता तो ये मूवमेंट ना होती, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इन होल्स की वजह से करंट फ्लो होता है, ठीक है। अब सोचने वाली बात है कि होल्स तो खुद मूव नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये होल्स ने इस तरफ मूव करना है, ठीक है, होल्स ने अगर इस तरफ मूव करना है तो हमारे पास यहाँ पे कुछ होल्स होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका सही इसका जो एक्चुअल वे है वो समझना है कि होल्स मूव नहीं करते। होल्स में क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसने ये ऐसे ऐसे करके जंप करना है। अब अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो होल कैसे मूव करेगा? ये होल इस यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे बेस टर्मिनल में हमने वैसे ये क्या बनाया हुआ है, PNP बनाया हुआ है। एन रीजन में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी में क्या होते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें कुछ होल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसमें कुछ होल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो चाहे कम मात्रा में हो। बट अगर हम देखें कुछ होल्स हैं, अब हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे ये बैटरी की वोल्टेज को इतना रखा है कि हमारा IB करंट क्या है, 2 मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर सपोज कर लो, ठीक है, 2 माइक्रो एम्पियर है। तो अगर माइक्रो एम्पियर है तो हमारे पास सपोज कर लो यहाँ पे 3 होल्स बने हैं, ठीक है, इस करंट की वजह से 3 होल्स बने हैं। तो जैसे अगर हम दरवाज़ा खोलें, ठीक है, हमारे पास एक दरवाज़ा है जिसमें सिर्फ 2 बंदे साइमल्टेनियसली जा सकते हैं, ठीक है, कि 2 बंदे हमारे पास ऐसे हैं कि 2 बंदे हमारे पास ऐसे मूव करके जा सकते हैं। पहले क्या करेंगे, 2 जाएंगे इस दीवार, इस हमारे पास दरवाजे से, ठीक है, तो फिर उसके पीछे फिर 2 और आएंगे, 2 और आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि एक टाइम पे 3 बंदे बाहर आ जाएंगे, क्योंकि दरवाज़ा तो हमने क्या है, सिर्फ 2 के लिए खुला रखा है। तो ऐसे ही इसमें भी क्या है, हमारे पास 3 होल्स हैं, तो एक के पीछे 3 के पीछे 3 इलेक्ट्रॉन करके आएंगे। पहले ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, ऐसे ही ये भी जा सकता है, ऐसे ही ये भी जा सकता है। तो अगर 3 होल्स हैं बेस रीजन में तो उसके पीछे इलेक्ट्रॉन जंप करता हुआ 3 इलेक्ट्रॉन ही हमारे पास आगे जा पाएंगे, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि 3 होल ही हमारे पास क्या है, आगे जा सकते हैं। तो अब हमारे पास अगर बेस करंट इतना है तो 3 ही होल है, तो 3 के पीछे 3 करके हमारे पास से चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास ये वाले होल्स क्या है, इस तरफ पहुंच जाएंगे, तो हमारा क्या है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही हम वोल्टेज, ये वाली बैटरी की वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, ये वाली बैटरी की वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, करंट इंक्रीज हो रहा है। बट यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये है कि हमने ये बैटरी को रिवर्स बाइस किया हुआ है, हमने इसको रिवर्स बाइस किया हुआ है। अगर ये रिवर्स बाइस है, हम तो ऐसा बोलते हैं कि रिवर्स बाइस में करंट ही फ्लो नहीं होता, तो यहाँ पे करंट कहाँ से फ्लो होगा, रिवर्स बाइस में यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे होल्स हैं, ठीक है, और कुछ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ होल्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब होल्स कहाँ से कहाँ ट्रेवल करते हैं, चाहे डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होती जा रही है जैसे जैसे हम इसको इंक्रीज करते हैं, बट जो होल्स हैं एन रीजन में, जो मिनॉरिटी में होल्स प्रेजेंट है, होल्स कहाँ से कहाँ ट्रेवल करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो उसी डायरेक्शन में ये फील्ड है, तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है डिप्लीशन लेयर में, वो इन होल्स को क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, ठीक है, इन होल्स को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। तो हमारे पास 3 के पीछे 3 होल्स ऐसे इस तरफ कलेक्टर की तरफ आ सकते हैं। तो ऐसे हमारा चाहे ये रिवर्स बाइस भी है तब भी हमारे पास क्या है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम जैसे जैसे बैटरी की वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, अब हमारा करंट क्या है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है। बट एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। आप वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो हमारा, बट ये कांस्टेंट है, ठीक है, करंट हमारा IC कांस्टेंट हो गया है। अब ये IC कांस्टेंट क्यों हुआ है, देखो पहले हमारे पास सपोज कर लो आपने बैटरी की वोल्टेज को बढ़ाया, एक होल आया,
ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएंगे, 2 होल आ गए, फिर 3 होल आ गए, ठीक है। अब 3 इस बेस रीजन के पास 3 ही होल थे सिर्फ, ठीक है, क्योंकि IB करंट हमने फिक्स रखा है, तो यहाँ पे होल्स और ज़्यादा क्रिएट नहीं हो सकते। पहले एक करंट आ रहा था, फिर उसके पीछे एक एक करके आ रहे थे। अब 2 होल्स के लिए दरवाज़ा खुल गया है, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि 2 होल बन गए हैं, तो 2 के पीछे 2 ऐसे चलते जाएंगे। फिर 3 होल्स आ गए हैं, तो 3 के पीछे ऐसे चलेंगे। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो, करंट इंक्रीज हो रहा है। अब 3 ही थे मैक्सिमम, अब 3 के पीछे आते रहेंगे, तो अब करंट तो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस नहीं हो रहा, वोल्टेज इंक्रीज करे जा रहे हो, बट 3 ही होल्स हैं, तो उसके पीछे ऐसे ऐसे चलते रहेंगे, तो हमारा करंट क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेट पॉइंट, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या है, जब हमारी 2 माइक्रोएम्पियर है, सपोज कर लो, ठीक है, जब हमारी IB की वैल्यू 2 माइक्रोएम्पियर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सैचुरेशन पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। अब देखो हम IB को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, IB को हमने कर दिया 4। अब अगर IB को 4 कर दिया है तो इसका क्या मतलब है, ठीक है, IB को इंक्रीज करने का हमारे पास मतलब ये है कि IB को इंक्रीज़ किया तो पहले आपके पास 3 होल्स आ रहे थे, अब 5 होल्स आने, पहले 1 होल से करंट हुआ, ठीक है, तो ऐसे करंट इंक्रीज़ होना स्टार्ट कर गया, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए। अब हमारे पास ये ज़्यादा है तो ज़्यादा होल्स हैं। अब इसमें हमारे पास क्या है, सपोज कर लो 5 होल्स हैं, ठीक है, तो 5 होल के पीछे ऐसे करंट फ्लो करता रहेगा, तो अब ये करंट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा होल्स हैं, तो ज़्यादा होल्स के पीछे पहले 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे कॉन्स्टेंटली, अब 5 आ रहे हैं, तो करंट ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो अब एक पॉइंट पे अब 5 ही आ सकते हैं, तो करंट कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। आप इसको एक और वे से भी समझ सकते हो, ठीक है, हम इस इफेक्ट को अर्ली इफेक्ट से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अर्ली इफेक्ट से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, सपोज कर लो पहले आपके पास IB करंट सिर्फ 2 माइक्रोएम्पियर था, ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग इंक्रीज कर रहे हो। रिवर्स बाइसिंग इंक्रीज करने का क्या मतलब है, आप डिप्लीशन लेयर बढ़ा रहे हो। डिप्लीशन लेयर इंक्रीज करने का क्या मतलब है कि आपके पास ये जो बेस रीजन है वो कम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने इस तरफ क्या की हुई है, फॉरवर्ड बाइसिंग की हुई है। ये होल्स को ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है, तो ये होल्स इस तरफ आते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। अब सपोज कर लो स्टार्टिंग में हमारे पास जब आपने 2 माइक्रोएम्पियर रखा था, ठीक है, क्योंकि बेस का अगर ये वोल्टेज कम थी तो बेस का रीज़न ज़्यादा था, जितना रीज़न ज़्यादा होगा उतनी रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगी। रिकॉम्बिनेशन ने क्या करना है, अब ये होल्स में इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये न्यूट्रल बन गया, ठीक है। अगर ये न्यूट्रल बन गया तो इसके पीछे कोई और इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे नहीं जा सकता, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो हमारे पास जितनी रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगी उतने ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से यहाँ जंप करके जाने थे, क्योंकि जितने होल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन इस रीजन में जंप करेंगे, क्योंकि एक के पीछे एक जंप करता हुआ आएगा। बट यहाँ पे अब रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या हो गया है, होल्स कम हो रहे हैं। अगर होल्स कम हो रहे हैं तो करंट भी कम हो रहा है, ठीक है, करंट भी कम हो रहा है। बट जैसे ही हम ये क्या करते हैं, इस बाइसिंग को इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है, रिवर्स बाइसिंग को इंक्रीज़ करते हैं। रिवर्स बाइसिंग इंक्रीज़ करने का क्या मतलब है, डिप्लीशन लेयर इंक्रीज़ हो रही है। डिप्लीशन लेयर इंक्रीज़ हुई, बेस का रीज़न कम होता है। बेस का रीज़न कम हुआ, इसका क्या मतलब है कि रिकॉम्बिनेशन कम हुई। रिकॉम्बिनेशन कम हुई तो करंट इंक्रीज़ हो जाएगा। देखो हमारे पास क्या है, करंट इंक्रीज़ हो गया है। आप और इंक्रीज़ करोगे, ये बन जाएगा आपके पास, ठीक है, आपके पास ये बन जाएगा। तो ये था हमारे पास क्या, आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये हैं ट्रांजिस्टर की आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स। ये आपके पास इतने रीजन को, ठीक है, इतने रीजन को हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन, और इस रीजन को हम बोलते हैं एक्टिव रीजन। और जहाँ पे करंट 0 होता है मोस्टली, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ रीजन,
ठीक है। सैचुरेशन रीजन मीन्स वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो, करंट इंक्रीज होगा। एक्टिव रीजन मीन्स वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो बट करंट कांस्टेंट हो गया है। और कट ऑफ रीजन मीन्स जहाँ पे करंट ज़ीरो हो जाए, ठीक है। अब करंट ज़ीरो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखो मोस्टली ना इसको ऐसा बोला जाता है, हमारे पास 3 रीज़न है, सैचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन, फिर क्या है कट ऑफ रीजन। ठीक है। सैचुरेशन रीजन में क्या है कि वोल्टेज इंक्रीज होने की वजह से करंट इंक्रीज हो रहा है। हम यहाँ पे दोनों को बोल सकते हैं कि जो इनपुट है वो भी फॉरवर्ड बायस में है और आउटपुट में क्या है, फॉरवर्ड बायस में है। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग में ये होता है। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग में ये सैचुरेशन रीजन आता है। तो हम दोनों को, ठीक है, होते नहीं हैं क्योंकि हमें पता है कि ये रिवर्स बायस है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम इसे क्या बोल सकते हैं, फॉरवर्ड बायस की तरह बोल सकते हैं। तो इनपुट वाली बैटरी भी फॉरवर्ड बायस होगी और आउटपुट वाली भी फॉरवर्ड बायस होगी। और एक्टिव रीजन में क्या होगा, इनपुट वाली फॉरवर्ड बायस होगी बट आउटपुट वाली बैटरी क्या होगी, रिवर्स बायस होगी। अब कट ऑफ रीजन में करंट ही नहीं फ्लो करता। करंट कब नहीं फ्लो करता, रिवर्स बायस में। तो हमारे पास इनपुट वाली भी रिवर्स बायस होगी और आउटपुट वाली भी रिवर्स बायस होगी। ठीक है, तो इस पे भी मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है कि सैचुरेशन रीजन में क्या होता है, एक्टिव रीजन में क्या होता है और कट ऑफ रीजन में क्या होता है। ठीक है, और इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें, पहले आपके पास 3 होल इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे। ठीक है, यहाँ पे 3 होल्स की जगह थी तो 3 इलेक्ट्रॉन करके यहाँ पे जंप कर रहे थे। यहाँ पे n रीज़न है, n रीज़न है तो इसमें तो अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स है तो 3-4 ही होल्स होंगे। बट इस p रीज़न में क्या हो जाता है, p रीज़न में तो आपके पास होल्स ही होल्स हैं। यहाँ पे 100 होल्स हैं और 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आपके पास 3 होल यहाँ पे एंटर किए। तो यहाँ पे अगर आपके पास बेस करंट माइक्रो एम्पियर में है, ठीक है, क्योंकि 3-4 ही होल्स हैं, बट जो कलेक्टर करंट है इसके करॉस्पॉन्डिंग क्या होगा, मिली एम्पियर में होगा। ठीक है, ये सपोज कर लो आपका 10 मिली एम्पियर हो गया है। ठीक है, आप दे रहे हो थोड़ा सा करंट बट आपको मिल रहा है बहुत ज़्यादा करंट। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीफायर। ठीक है, एम्पलीफायर, इसको हम एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं। अब एम्पलीफायर की बेस्ट एग्जांपल क्या है, जैसे हम क्या कर सकते हैं, हमारे घर अगर कोई डीजे होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं, हम क्या करते हैं उसके साथ फ़ोन अटैच कर देते हैं। देखो फ़ोन की तो जो वॉइस है वो कितनी कम होती है एज़ कम्पेयर टू वो डीजे, वो स्पीकर्स के कंपैरिजन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी वॉल्यूम इंक्रीज़ करते हैं। हम जैसे ही सॉन्ग कोई प्ले करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, फ़ोन की तो वॉइस बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, जैसे ही आप कनेक्शन लगाते हो वो क्या कर देता है, कितनी लाउड वॉल्यूम आती है। वैसे ही सेम काम इसका है। तो एम्पलीफिकेशन ने क्या करना है, आप इनपुट थोड़ी सी दे रहे हो, उसको इंक्रीज़ करके देगा। ठीक है, उसको इंक्रीज़ करके मिलनी है हमें आउटपुट। देखो आप इनपुट दे रहे हो इतनी सी, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड इतना है, जो आउटपुट आपको मिलेगी वो इतनी मिलेगी। ठीक है, देखो इसका एम्पलीट्यूड आपके पास कितना है, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड इतना है। तो इसको बोलते हैं एम्पलीफिकेशन, मींस एम्पलीट्यूड को इंक्रीज़ कर देना। तो मोबाइल फ़ोन में आपकी इनपुट आप ऐसी दे रहे हो, आउटपुट जब भी स्पीकर में जाती हैं तो ये ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। ट्रांजिस्टर क्या करते हैं, एज ए एम्पलीफायर की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो वो इतनी बढ़ा देता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम काम हो रहा है, आप आई भी दे रहे हो माइक्रो में, ये मिल रहा है आपको मिली एम्पियर में। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, एम्पलीफिकेशन फैक्टर। ठीक है, अब जो हमने ये किया है, ठीक
ठीक है, ये हमने किया है कॉमन बेस के लिए, ठीक है, कॉमन बेस के लिए किया है। अब जो कॉमन कलेक्टर है, कॉमन अमीटर है, ठीक है, वो आपने खुद से करना है, और कॉमन कलेक्टर आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो यूज़ ही नहीं होता है, सिर्फ आपको उसकी सर्किट का सिंबल पता होना चाहिए, ठीक है। कॉमन कलेक्टर वाला आप खुद से करके देखोगे कि उसकी इनपुट करैक्टरिस्टिक्स और आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स क्या बनेगी। जो मैंने करवाया है फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये होमवर्क है, कॉमन कलेक्टर आपने खुद से करना है। अब यहाँ पे हमारे पास हमने बनाया है पीएनपी, बनाया था हमने पीएनपी, यहाँ पे भी होल्स थे और यहाँ पे भी होल्स थे, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे। अब यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो होल्स की वजह से हो रहा है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो होता है होल्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी होता है, वो बहुत स्मॉल होता है तो हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो एनपीएन में अगर आप देखोगे इसमें जो करंट है वो ज़्यादा करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ़्लो होता है, ठीक है। अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करोगे, होल्स की मोबिलिटी ज़्यादा होती है, होल्स ज़्यादा जल्दी ट्रैवल करते हैं, फास्ट ट्रैवल करते हैं एज़ कम्पेयर टू होल्स। तो हम प्रेफर कौन सा करते हैं, ठीक है, कि हमारा सिस्टम जैसे ही हमने इनपुट दी वैसे कुछ सेकेंड बाद ही हमारे पास आउटपुट आ जाए, तो हम प्रेफर करते हैं मोस्टली एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो हम मोस्टली एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे और हमारा मोस्टली कॉमन अमीटर ट्रांजिस्टर यूज़ होता है, ठीक है, कॉमन अमीटर ट्रांजिस्टर ही यूज़ होता है। अब कोई भी सर्किट उठा के देखोगे कॉमन अमीटर ट्रांजिस्टर मिलेगा। कॉमन अमीटर क्यों मिलेगा, क्योंकि जो इसको बनाना, ठीक है, इसको कॉमन अमीटर को बनाना बहुत ईजी होता है, इसकी वजह से ये यूज़ होता है, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ बचती हैं, कुछ एक्सप्रेशंस निकालने हैं हमने, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।